क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट। आज के गेस्ट हैं सर्वेश उनियाल जी, हु इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। सर्वेश उनियाल जी को नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी नवाजा गया है अपनी बुक उत्तराखंड उत्पाद उपहार के लिए, और इसके अलावा भी अन्य नेशनल अवार्डों से भी सम्मानित किया गया है। तो आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे अबाउट the tourism in the state of Uttarakhand, about the environment, about the ecology, about the good and bad of tourism industry। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है टूरिज्म के बारे में जानने के लिए, ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू वॉच द एंटायर पॉडकास्ट। ओवरऑल थोड़ा सा मेरे को बताइए कि आप उत्तराखंड टूरिज्म को आज की डेट में कैसे देखते हैं? आज का जो उत्तराखंड का टूरिज्म है और वो थोड़ा विविधतापूर्ण है। जैसे हम 20 साल पहले की बात करेंगे तो 20 साल पहले पूरा उत्तराखंड का टूरिज्म ज़्यादातर तीर्थाटन, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन पर ही केंद्रित रहता था। लेकिन आज जो पर्यटन बढ़ा है यहाँ पे, चूँकि पहले तो हमें दो बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड है वो दो भाव में, एक तो तीर्थाटन है, दूसरा पर्यटन है। तीर्थाटन पूर्णतः धार्मिक स्थलों पे तीर्थ यात्राओं से संबंधित रहा है, क्योंकि चार धाम यात्रा यहाँ का महत्वपूर्ण अंग रहा है और पूरे उत्तराखंड की पहचान देवभूमि से ही है। क्योंकि यहाँ हिमालय है, यहाँ गंगा है और यहाँ लोगों ने योग साधनाएं की, दर्शन की भूमि है। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर प्रकृति के साथ लोगों को साक्षात्कार करने के लिए एक पर्यटन बढ़ा, जिसे हम प्रकृति पर्यटन कहते हैं। फिर यहाँ के हिमालय की रहस्यों को जानने के लिए लोग आने लगे, तो वो एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर आगे बढ़ा। और यहाँ का चूँकि हिमालयन का जो हेरिटेज है, जो यहाँ की लोक कला, संस्कृति और परंपराएं हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे फिर यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी बढ़ती चली गई, क्योंकि एडवेंचर चूँकि अगर हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो उत्तराखंड में सभी लोग इस बात को जानते हैं कि समुद्र को छोड़ दें अगर, तो लगभग सभी तरह के विविधतापूर्ण की जो यहाँ पर गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर होती हैं। ये तीर्थाटन से बढ़ते बढ़ते अब ये पर्यटन और अन्य विधाओं तक चला गया है। तो ये थोड़ा सा इसमें ये एक बात जो मिश्रित हो गई है जी, ये एक मिश्रित सा इसमें हो गया है। इसमें तीर्थाटन भी हो जाता है और इसमें प्रकृति पर्यटन है, नेचर टूरिज्म है, कल्चर है, हेरिटेज है, ये सब मिक्स हो गया है। इसके लाभ भी बहुत है और इसकी थोड़ी बहुत हानियां भी जरूर है। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि रिलीजियस टूरिज्म पहले होता था, अब सलीके की हम बात कर रहे थे कि सलीका नहीं है लोगों को। तो थोड़ा सा आप मेरे को बताइए सिविक सेंस, जो हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, वो फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो बताइए कि वो कैसे इम्पैक्ट करता है कि सिविक सेंस होना, सलीका होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, वो टूरिज्म को नेगेटिवली पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट करता है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आध्यात्मिक पर्यटन है, जो आस्था का पर्यटन है, वो उसके लिए पर्यटन नहीं, जो तीर्थाटन कहना चाहिए, उसके बिल्कुल मिक्स ढालमेल हो गया तो हम इसको मैक्सिमम पर्यटन ही बोल देते हैं। जो तीर्थाटन और जो धार्मिक पर्यटन के लिए जो लोग आस्थावान आते हैं जी, वो अपनी एक बहुत ही मान मर्यादाओं और अपने नियम कानूनों के साथ और आज भी आते जी जी। और जो पर्यटन के और विविधता है, उसमें थोड़ा सा मनोरंजन वाला पुट होता है कि आदमी आ रहा है तो उसको खुशी चाहिए, वो सुंदर दृश्यों को देखना चाहता है, वो कुछ एडवेंचर की एक्टिविटीज करके अपने जो ये बोझिल सा जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा सा आनंद की अनुभूति करना चाहता है। लेकिन आनंद की प्राप्ति भी सलीके से होनी चाहिए। उसमें आपका व्यवहार निश्चित रूप से एक संयमित होना चाहिए। और जो जिसे मैं सैर सलीका कहता हूँ कि जो केवल और केवल अगर हम अपने धार्मिक स्थलों को कहें या पर्यटन स्थलों को कहें या पूरे वैश्विक रूप में भी कहें कि अगर हम जो पर्यटन उद्योग जिस तरफ जा रहा है, अगर वो सैर सलीके में नहीं आएगा तो वो उससे हानियां जरूर होंगी। इसलिए जो हमारा जनरल आदमी जब घूमने जाता है तो वो उसको सैर सपाटा समझ बैठता है और सैर सपाटे में वो अपने लिए कुछ स्वतंत्रताएं ढूंढने की कोशिश करता है कि वो फ्रीडम हाँ, वो चाहता है कि वो फ्री है, वो सैर सपाटे कर रहा है तो वो उसमें मनोरंजन चाहता है। जिस तरह से पूरे हिमालय क्षेत्र में
प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसे कैरिंग कैपेसिटी हम कह रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी हर स्थल पर ब्रेक हो रही है, उससे उससे प्रदूषण बढ़ रहे हैं, उससे एक जो है वजन बढ़ रहा है किसी स्थल का, तो उसको सैर सलीके पे लाना होगा। और सैर सलीका जो है व्यवहार से आता है, और इसके लिए अलग अलग शोध करते हैं लोग, इन पे कई सेमिनार्स भी होती हैं कि आप बिहेवियर चेंज पे बात कर रहे हैं, आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि हम अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अपने तीर्थाटन, अपने पर्यटन, अपने रहस्य, रोमांच, अपना हेरिटेज, उसको आगे विकसित करें। तो इसलिए महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है कि हमें सैर सपाटा और सैर सलीके में अंतर रखना है, और सैर सलीका ही करना है। सैर सपाटा के भाव तो हमें सोचना ही नहीं। जो बाहर से आ रहे उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे कि मतलब सिविक सेंस रखिए, मतलब रिस्पेक्ट करिए उस जगह को, और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि हम पर्सनली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम क्या देखें कि मतलब सब सलीके से काम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये है कि एक तो जो हमारा पर्यटन उद्योग है जी, और एक जो हम पर्यटक हैं जी, और एक जो हमारी व्यवस्थाएं करता है, जिसमें हम सरकार है, ये पर्यटन सेवा, तीन अलग अलग विभाग हैं। तो तीनों विभागों के अलग अलग दायित्व होते हैं। तो जो पर्यटन विभाग है बेसिकली, ये जो हमारा शासन प्रशासन है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, हाँ, तो उसको टूरिज्म की पॉलिसीज प्रकृति के अनुरूप, संस्कृति के अनुरूप और हमारी जो मान मर्यादा हैं उनके अनुरूप हमारा जो नियोजन है वो नियोजन उस तरह से करना चाहिए। मतलब उनको आर्थिकी तो निश्चित है कि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो पर्यटन पर आधारित है। वो तीर्थाटन से सदियों से जब चट्टियाँ थी तो वो भी उसकी आर्थिकी का आधार था। धीरे धीरे आज रोड साइड एमिनिटीज में इतना ज़्यादा पूरा आगे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, तो आर्थिकी तो महत्वपूर्ण है और आर्थिकी को आगे बढ़ाना हर एक का काम है, जिसमें जो पर्यटक हैं वो उनके आवागमन से ही ये सब बढ़ता है। तो निश्चित है कि आंकड़े में अगर कहें तो पर्यटकों की तादाद या श्रद्धालुओं की तादाद उसको आगे करना सरकार या पर्यटन विभाग का मुख्य लक्ष्य होता है, और वो पर्यटन उद्यमी भी चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि तीन रूप में है कि नियोजन बहुत तरीके से नियोजन तीर्थाटन के अनुरूप हो, पर्यटन के अनुरूप हो, प्रकृति के अनुरूप हो, संस्कृति के अनुरूप हो, कला संस्कृति के अनुरूप हो। और जो पर्यटन उद्यमी हैं वो इस बात की चिंता जरूर करें कि हमको किस चीज को बचाने के बाद इसको लंबी दूरी तक हम इसको ले जा सकते हैं, ताकि संरक्षित रख करके ही हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने संरक्षण का भाव छोड़ दिया और अभी करंट में आगे कि हमें जिसे तुरंत लाभ कहते हैं ना, तुरंत हमें लाभ मिल जाए, उससे आने से हमारा जो नियोजन है वो डगमग। जी। तो इसलिए एक नियम भी होने चाहिए, नियम को पालन करने का हमारा भाव भी होना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्यटन उद्यमियों का जो उद्योग है उसको भी समय। तो ये तीनों का सामूहिक रूप है। आपको क्या लगता है सर्वेश जी की मतलब अगर हम लॉस को थोड़ा स्ट्रिक्ट करें, जैसे गंदगी ना हो एनवायरनमेंट में, मतलब कचरा वगैरह ना फेंके, फिर वो मतलब एनवायरनमेंट खराब होता है, उससे मतलब प्रदूषण होता है, जो वाइल्ड लाइफ है वो उसको खाता है, वो बीमार होता है, या जो भी बहुत सारी चीज़ें कूड़े से जो हो सकती है। तो हम लॉस को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या अपने आप से ही, जिस हिसाब से लेके की बात करिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ही अपने आप के लिए कि हम ना करें? देखिए, हमको कैरिंग कैपेसिटी पे तो ध्यान देना ही होगा। मतलब हमें लाभ भी चाहिए, लेकिन लाभ जो है त्वरित लाभ के चक्कर में हम अपने लक्ष्यों से भटक न जाएं। जी, लाभ तो चाहिए जी, लाभ उद्यमी को भी चाहिए जी, लाभ सरकार को भी चाहिए। शॉर्ट साइटेड ना हो हम बस। अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर हमें कहीं पे हानि भी हो रही है जी, तो हमको उस तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पहाड़ों को बचाना है, हमारे अपने पर्यावरण को बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है। तो इसमें थोड़ा हानि अगर होती है कि अगर कहीं किसी स्थान पर 500 लोगों की क्षमता है और हम थोड़ा लाभ के लिए वहां पे 1000 लोगों को ले आएंगे, तो वो उस टाइम तो लाभ दे देगा, लेकिन वो दूरगामी परिणाम उसके अच्छे नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा हानि, थोड़ा तो कष्ट सहना पड़ेगा। धीरे धीरे हम उसको धीरे धीरे बढ़ाइए और व्यवस्थित रखें। आपके हिसाब से उत्तराखंड को क्या यूनिक बनाता है अदर स्टेट से, अगर हम कंपेयर करें टूरिज्म के लिहाज से, कि क्या यूनिक है अगर हम दूसरे स्टेट से कंपेयर करें? तो उत्तराखंड खास है जी, उत्तराखंड विविधतापूर्ण है जी, उत्तराखंड में प्रकृति है,
उत्तराखंड में संस्कृति है, उत्तराखंड में शांति है, उत्तराखंड में सौंदर्य है। ये सारे टैगलाइंस अगर आप यूज करेंगे ना तो उत्तराखंड को लोग जानने के लिए आतुर होते हैं। उत्तराखंड में रोमांच है, उत्तराखंड में रहस्य है, उत्तराखंड में वेद है, उत्तराखंड में आयुर्वेद है, उत्तराखंड में ज्ञान है, विज्ञान है। तो ये सारे चीजें जो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में साहित्य, अभी साहित्य कानून, साहित्य पर्यटन की बड़ी यहाँ पर वो है। और यही कारण है कि सदियों से यहाँ ऋषि मुनि महानुभाव आए हैं, महापुरुष आए हैं। उन्होंने हिमालय क्षेत्रों की यात्राएं करी है। विवेकानंद की ये 5-6 बार यहाँ आए, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आए, गांधी यहाँ कई बार आए, उन्होंने अपनी रचनाएं यहाँ लिखी। तो कोई तो बात होगी जो अपने को शांति के साथ साथ जो है आप यहाँ पर लिख रहे हैं, अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए उत्तराखंड में तो मैं यही कहूँगा कि उत्तराखंड जो है खास है और विविधतापूर्ण है। इसलिए उत्तराखंड तीर्थ से लेकर के और आज रहस्य, रोमांच, ज्ञान, विज्ञान, वेद, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, सब तरह की विविधतापूर्ण अपनी विशेषताओं के लिए जो है लोगों को आमंत्रित कर रहा है। काफ़ी यूनिक बनाता है उसको। अगर हम देखें मतलब फ्लोरा और फौना, मतलब काफी हमने पॉडकास्ट लोक कथा है, लोक गाथे हैं, यहाँ गीत संगीत है। हाँ, यहाँ पे चिड़ियाएं कितने प्रकार की हैं, मतलब यहाँ ब्रह्मांड जैसी विश्व विरासत धरोहर हैं। यहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स हैं, यहाँ बुग्याल हैं, यहाँ झील हैं, यहाँ ताल है। आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आप इतने सालों से हैं, तो आपने अभी अब थोड़ा सा उस पर रोशनी डाली कि अभी आप कौन कौन से इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड टूरिज्म के को लेके, और क्या इनिशिएटिव्स हैं कि मतलब लोगों को पता लगना चाहिए कि मतलब ये काम हो रहा है। मैं अभी पिछले कुछ 3 सालों से मैं यहाँ उत्तराखंड में टूरिस्ट के सर्किट्स पे काम कर रहा हूँ कि कुछ खास सर्किट्स जो किसी विशेषताओं के लिए हैं, वो सर्किट्स पे काम कर रहा हूँ। जैसे हमने अपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही स्वामी विवेकानंद पर्यटन पथ पे काम किया। उसका पूरा एक सर्किट सर्वे किया। सर्किट मतलब जहाँ पे हो रहा है, मतलब जगह की बात करें, जो जैसे स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड में 6 बार आए। अच्छा 6 बार आए, और जिन जगहों पे गए जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ओके, उस जानकारी को लाने के बाद उनको हम आज के युवाओं को बताने के लिए कि भाई कि ये यहाँ पे आए। जैसे अल्मोड़ा में काकड़ी घाट और क्या काम करा है, और काकड़ी घाट में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। दसार देवी में उन्होंने योग साधना करी, देवलधार में उन्होंने घुड़सवारी करी, उन्होंने मायावती कुछ 1800 में आए होंगे फिर तो। उस टाइम पे जब भी वो पूरा रहे हैं हिमालय में, तो उन्होंने यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ आकर के लिखा है, पत्रों को लिखा है, लेखन किया है जी, राइटिंग, अपने भावों को उन्होंने हिमालय देखा है। तो वो पूरा क्षेत्र हमने एक सर्किट के रूप में उसको तैयार किया है कि वो लोग आए और जहाँ जहाँ विवेकानंद गए हैं, जहाँ जहाँ हिमालय को देख करके विवेकानंद प्रभावित हुए हैं, उसको हमने विवेकानंद का पर्यटन पथ के रूप में उसका सर्वे किया है। उसमें एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है और सरकार को भी कहा है कि उसे ये स्वामी विवेकानंद पर्यटन पथ के रूप में प्रसारित करें, विकसित करें, प्लान करें। इसी तरह हमने अभी लास्ट ईयर सुमित्रानंदन पर्यटन पथ विचार किया, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत कौसानी में जन्मे, सिन्नोरा कोट में उनका जो पैतृक गांव है, कौसानी में उनका लालन पान जी हुआ। कौसानी अल्मोड़ा की सुंदर वादियों में रह के उन्होंने अपने जो रचनात्मकता को वृद्धि करी और इतने शिखर पे, हिंदी साहित्य के शिखर पे पहुंचे। तो उनका सारा सृजन यहाँ पे हुआ। तो उस पूरे क्षेत्र को हमने कहा कि ये सुमित्रानंदन पंत पर्यटन पथ है। उस पर हमने एक सर्वे किया, उस पर हमने एक बुक निकाली, उस पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। विवेकानंद पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है अपनी यूनिवर्सिटी लेवल से। तो वो एक काम हमने किया। फिर हमने महात्मा गांधी पर्यटन पथ पे भी एक काम किया है। महात्मा गांधी जिन जिन जगहों पे गए हैं उन पर हमने उसे सर्किट के रूप में लोगों के सामने रखा है कि आप इन स्थलों पर जाइए। आप जैसे कौसानी में भी गांधी जी रहे और वहां रह करके उन्होंने अनास्थिति योग की वो लिखी है, गीता के कुछ अनुवाद किए हैं। तो इसका मतलब उनके अंदर रचनात्मकता ही है। जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो मसूरी में रुके, तो इससे आज हेल्थ टूरिज्म की बात करते हैं। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आए, उत्तराखंड में आए जी। तो हम इन जो बड़ी विभूतियां या जो इस हिमालय से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, जान सके, जिन्होंने अपने को निखारा है, उन विभूतियों के साथ के स्थलों को ठीक। तो सर्वे जी, ये जो आप बता रहे हैं कि जैसे विवेकानंद जी आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी आए, लोगों को जो बाहर के जिनको नहीं पता है, जैसे आप तो रिसर्च करें, आप उस पर आपको तो पता ही है,
जो टूरिज्म अट्रैक्ट करे बाहर, तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड क्या करे कि मतलब यहाँ पे आए, कि वो पर्यटन और बढ़े, मतलब उस चीज़ में, ताकि लोगों को पता चले, ज़्यादा लोग और आकर्षित हों इसको देखने के लिए या समझने के लिए, कि उन्होंने जैसे आपने बताया कि पत्र भी लिखे तो बाहर के लोग आए, अच्छा यहाँ पे पत्र लिखा, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएटिव ले रही है या करना चाहिए, कैसा? इसमें मुझे थोड़ा निराशा होती है जी कि हमने ये सर्वे करे, जी हमने इसमें हम पब्लिकेशन किया जी, हमने इसमें डॉक्यूमेंट्री, और कोई काम नहीं हुआ उस पर। और उसके बाद हमने सरकार से रिक्वेस्ट भी की कि साहब आप इस क्षेत्र को, इसको इन सर्किट्स को घोषित की। कहीं मुझे लगा इन्होंने 2-4 जगह घोषणाएं भी कर दी कि विवेकानंद पर्यटन पथ जी किया जाएगा अपना, लेकिन मुझे लगता है ये काम तो विश्वविद्यालय स्तर पर, हमारे स्तर से नहीं होगा। हम तो कुछ चीजों को सरकार तक ला सकते हैं या पर्यटन विभाग तक, और मैंने ये कई बार पर्यटन विभाग को और कई चीजें ये उनको उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कि बहुत ज्यादा इस पे काम किया, मैं ज्यादा श्योर नहीं, लेकिन हाँ ये चर्चा में जरूर आया कि विवेकानंद पर्यटन पथ बनेगा, और सुवित्रानंदन पथ, अभी साहित्य पथ की बात हुई का 1-2 जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तराखंड में साहित्य पथ की बात करी। तो लेकिन जब ये सब इतना सर्वे हुआ है, हमने काम करा है, लेकिन हमसे किसी ने तो संपर्क नहीं किया। हमने ही पत्र लिखे हैं और पत्रों के जवाब भी नहीं आते हैं, है ना। और हमने सब चीजें बता के भी दी कि साहब ये स्थान है, ये सर्किट है। तो चूंकि हमारा काम पढ़ने अध्ययन कर, गवर्नमेंट, आपको लगता है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इस चीज पे? मैं ये तो नहीं कह सकता, बात तो होती है कि ये हो रहा है, लेकिन जैसे अगर कोई चीज आपको अच्छी लगे तो आप मुझसे 1-2 बार पूछेंगे, बात करेंगे कि इसको और क्या कर, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो वो अगर मुझे लग रहा हो, मैं गलत भी हो सकता हो कर रहे हो। हाँ, जब विवेकानंद पर्यटन पथ की बात हुई थी तो 1-2 मैंने बड़े ऐड देखे थे कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने वो ऐड निकाले थे। लेकिन मैं चाहता था कि उसमें लोगों को लाने के लिए कोई कुछ बने, कुछ इस तरह की आइटनरीज बने, कुछ उस तरह के टूर हों, कुछ फेम टूर्स हों। जैसे हम आज साहित्य पथ की बात भी कर रहे हैं, तो उसमें पहले 1-2 बार तो जैसे होता है ना फेम टूरिज्म, उस नई चीजों को लाने के लिए आपको पहले खुद एक यात्रा शुरू करनी पड़ती है। उस तरह की कुछ पहल होती है, तो वो अभी तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इन पथों पे काम करने की शायद सरकार की योजना है। वो कब होगी, कैसी होगी, वो मैं थोड़ा आश्वस्त नहीं हूँ कि कब तक होगी, लेकिन होगी जरूर। सर्वेश जी, एक चीज बताइए, मैं ये पॉडकास्ट पे एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, जैसे मैथी जी हो गए, उनके साथ भी अभी हम बात कर रहे थे। डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और टूरिज्म को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और हम कहाँ गलत जा रहे हैं? सैर सलीके से ही कर सकते हैं। हम अपने व्यवहार परिवर्तन से कर सकते हैं, अपने भाव से कर सकते हैं। वो सारी चीजें एक ही इसका उत्तर है। सलीका, वो अपने शहर में हो, वो आपके व्यवहार में हो, आपके नियोजन में हो, आपके प्लानिंग में हो, आपके प्रदर्शन में हो, वो वहां जहां सलीका आ जाएगा वो व्यवस्थित होगा। और जहां सलीका थोड़ा हिलेगा वो तो गड़बड़ होगा। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि चाहे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे आप क्रियान्वयन के क्षेत्र में हो, चाहे प्लानिंग के क्षेत्र में हो, वहां पर अगर सलीके का समन्वय है तो वो निश्चित रूप से ठीक होगा। प्लानिंग भी अच्छी होगी, उसका किस तरह से हम प्रयोजन पहले करेंगे, प्लानिंग फिर रखेंगे, फिर उसको किस तरह से हम परिणति में लाते हैं, ये तब एक समन्वय के साथ होगा, इस सलीके के साथ होगा। उत्तराखंड बहुत ही इको सेंसिटिव जगह भी है। उसको टूरिज्म, जैसे टूरिज्म बढ़ता है, कम होता है, तो वो हम कैसे मैनेज करें कि वो इको फ्रेंडली भी रहे, इको सेंसिटिव, ज़्यादा हम इकोलॉजी को ज़्यादा हानि ना पहुंचाएं और टूरिज्म भी आता रहे, वो कैसे हम मैनेज करें यार? अब केदारनाथ जो है एक आस्था का कितना बड़ा केंद्र है जी, और सत्यम शिवम की बात है। लोग वहाँ शांति के लिए जा रहे हैं, वहाँ ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, कुछ दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो दर्शन अब प्रदर्शन में हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो सैर सपाटा हो गया। फिर मैं शब्द बार कहते, सैर सपाटे ने उसको प्रदर्शन में ला दिया। इसलिए वहां थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा डगमगाने लगा। अब सरकार अपने हिसाब से कर रही है जी, लेकिन उसमें सरकार को भी करना है और हमको भी करना है। तो हमारा व्यवहार बदल रहा है ना। हमारा व्यवहार जो है सैर सपाटा की ओर जा रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। अदरवाइज तो हमारे हिमालय क्षेत्रों के अपने एक अलग से नियम थे
दो तरह के होते हैं, एक होता है कि जो सरकार नियम बनाती है, और एक जो होता है हमारी संस्कृति और हमारी समृद्धि के जो नियम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लोग उसको पालन करते हैं। जी हिमालय क्षेत्रों में हमारी परंपरा है कि वहाँ के आप जल स्रोतों को गंदा नहीं करेंगे, वहाँ प्रदूषण नहीं करेंगे, वहाँ ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे, है ना, वहाँ रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये तो संस्कृति ने बना रखा था ताकि हमारी वहाँ के वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब न हो, वहाँ के फ्लोरा फौना डिस्टर्ब न हो, वहाँ के पेड़ पत्तियों को आप ऐसे नहीं तोड़ोगे, इसलिए कहा जाता था कि देव है इसको नहीं तोड़ना है। तो ये सारे नियम तो थे ही ना, सलीके के नियम। जी अब वो ब्रेक हो रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदार पर्यटन का अभाव है, व्यवहार का अभाव, व्यवहार परिवर्तन हो चुका है, इसलिए ये चीजें थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। अब इसके लिए तो सामूहिक ही करना होगा, नियम भी बनाने होंगे, सरकार को कठोर भी होना होगा, स्वयं को भी परिवर्तन होना होगा, और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जैसे फाइन लगाते हैं, फाइन हमने इंक्रीज कर दिया, उसका फाइन लगाना स्टार्ट कर दिया हमने लोगों पे, उससे इफेक्ट पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, फाइन लगाने से थोड़ा बहुत तो कंट्रोल होगा कि चलो लोग डरेंगे पैसे, लेकिन यहाँ तो अभी ये भी हो रहा है, कोई बात नहीं, फाइन दे देंगे। हाँ जी, फाइन दे रहे हैं लोग। जी आप तो देख रहे हैं ना, फाइन में कोई कमी हो रही है, चालान तो खूब कट रहे हैं। हाँ। चालान तो आप ट्रेवल में देखिए, नहीं, कूड़ा करने के लिए चालान कहाँ? कई जगह होता है। अच्छा, कई जगह, मतलब उत्तराखंड में तो मैंने नहीं सुना। कई जगह चालान कर रहे हैं, अभी इस तरह से होता है, कुछ जगह कर रहे हैं। सर्वेश जी, स्वच्छ भारत तो हमारे प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से वो करते हैं, फिर देखिए ना, गंदगी कम नहीं हो रही, तो कहाँ से रुकूंगी? हमारे क्या करें? अब प्रधानमंत्री ने योजना भी चलाई, बताया भी कि कितना जरूरी है ये, अब करना तो हमें ही है। प्रधानमंत्री हमारे सर पे खड़े होके थोड़ी कूड़ा डलवाएंगे, वो अलग चीज है। कोई भी आप पढ़े लिखा इंसान जी, आप कभी भी, हम है कोई भी है, उसको तो मालूम है नहीं कि स्वच्छता हमें खुद रखनी है। क्या कौन ये मुझे लगता है भारत में ही शायद ऐसा होता होगा कि इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है कि आप स्वच्छता करिए, आप साफ रखिए, इसके लिए अवेयरनेस, ये तो हमें खुद ही से अवेयरनेस, हम अपने घर में तो खराब नहीं करते। तो ये तो हमारा कहीं पे वही जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हम में सब में है। शिक्षा का स्तर हमें बढ़ाना चाहिए ना फिर से शायद। शिक्षा का स्तर का मतलब खाली शिक्षा से पढ़ने के लिए कि रोजगार के लिए नहीं है ना, व्यवहार, अपने व्यवहार भी बदलना है। हम इको टूरिज्म को या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के स्तर पे और लोगों के स्तर पे? देखिए, गवर्नमेंट तो अपना करती है, गवर्नमेंट तो अपनी योजनाएं बनाती है, उसको बढ़ा चढ़ा के बोलती भी है, सब इको टूरिज्म में ये हो गया, फलाना टूरिज्म में ये हो गया। तो लेकिन करना क्या है इसको, जो लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति पर्यटन की तरफ जा रहे हैं, प्राकृतिक पर्यटन की बात कर रहे हैं, उन उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है कि वो किस तरह से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो लोग उस सुविधा को लेने के आ रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं और उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए सरकार तो है ही है, सरकार का काम को अपना एक होता है कि मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, लेकिन उसको व्यवस्थित करना तो उद्यमियों का ही काम है, और उसको अच्छे से उस पर आगे चलना, उसको आगे बढ़ाना, ये पर्यटकों का भी काम होता है। तो इसलिए ये सभी लोगों का सामूहिक की प्रयास होना चाहिए। टूरिज्म का लोकल कम्युनिटीज पे भी काफी फर्क पड़ता है सर्वेश जी, नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों थोड़ा सा समझाइएगा कि नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट करता है टूरिज्म लोकल कम्युनिटीज को, और पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट करता है। दो तरह का पक्ष तो ये है कि तो अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में तो रखते हैं, लेकिन वो सुविधाएं देने के लिए हम शॉर्टकट भी अपना देते हैं, तो उससे थोड़ा उसका नेगेटिव पक्ष भी आ जाता है। इसी तरह से जो पर्यटक का बिहेवियर है, वो सोचता है कि मैंने पैसा दे दिया, मैंने तो पैसा दे दिया, मैं तो इसका पूरा दोहन करूंगा उस जगह, तो उसको उसकी वही जो व्यवहार है उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। उसमें क्या होता है, जगह जगह कभी कभी संघर्ष की स्थिति आ जाती है, तो नेगेटिव है। नेगेटिव ये भी है कि ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी ब्रेक हो रही है, तो वहाँ की व्यवस्था चरमरा जाती है, वहाँ का यातायात चरमरा रहा है, वहाँ की सफाई चरमरा रही है, वहाँ पानी की कमी हो जा रही है। तो ये दो पक्ष तो होते हैं। कैरिंग कैपेसिटी ब्रेक होगी तो व्यवस्था खराब होगी, तो पूरा सिस्टम ही चरमरा जाएगा। अगर पर्यटकों के व्यवहार में खराबी आएगी तो वहाँ प्रदूषण की है, या जो सांस्कृतिक पोल्यूशन है, अभी इसको कई तरह का पोल्यूशन कह सकते हैं ना, एक तो प्रकृति का पोल्यूशन है, एक सांस्कृतिक पोल्यूशन है, एक परिवेश का पोल्यूशन है। तो ये पोल्यूशन अलग अलग तरह से जाते हैं, वो मानव के स्वभाव से भी उसमें पक्ष और विपक्ष की बात कैसे, पक्ष या उसके नेगेटिव वो होते हैं। और कभी कभी तो अच्छा ही भी होती है कि पर्यटक आते हैं, कुछ बहुत अच्छी सी बातें करते हैं,
कई पर्यटक आपने देखा होगा कि वो स्वच्छता की ओर कितना प्रेरित करते हैं स्थानों में, खुद जाके स्वच्छता रखे, तो उसके उसके सकारात्मक पक्ष भी आते हैं। लोगों को लगता है बाहर के आकर के लोग जो है इतना हमारे पहाड़, हमारी प्रकृति को इतना संरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें तो जरा रखना ही हमारी चीज है। तो ये दोनों पक्ष हैं। मैं काफ़ी टाइम से ये भी सोच रहा था कि जैसे काफ़ी जो शहरों में लोग रहते हैं, बड़े शहरों में, उन्होंने विलेजेस नहीं देखे होते जो शहरों में पले बड़े हैं। दिल्ली, गुड़गांव हो गया, बम्बई हो गया, बेंगलोर हो गया, बड़े शहरों में। लेकिन विलेज और रूरल टूरिज्म भी एक चीज़ है, उसको प्रमोट करने के लिए कोई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है या हम खुद ले सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट तो ले रही है। गवर्नमेंट ये विलेज वॉक, विलेज टूरिज्म को, पर्यटक ग्रामों की बात करती है, वो ठीक है, वो चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उत्तराखंड में हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो विलेज वॉक कराते हैं जी, वो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ा रहे हैं। और आज से नहीं, 90s से मुझे ध्यान है कि कुछ लोगों ने जो है गांव के पर्यटन को वहीं होम स्टे आज पॉपुलर हो रहा है, उन्होंने उस जमाने में होम स्टे कर दिए और वो वहाँ जाकर के वहाँ की लोक कला संस्कृति को के लिए काम कर रहे हैं। तो विलेज टूरिज्म पे, ग्रामीण पर्यटन पे, प्रकृति पर्यटन पे उत्तराखंड में बहुत काम हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं वो चुपचाप कर रहे हैं और उनके उसी तरह के लोग वहाँ आ भी रहे हैं। बहुत अच्छे स्कॉलर्स वहाँ आते हैं, कई जगह पे बहुत अच्छे राइटर्स आते हैं, चित्रकार आते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो चल रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं। सरकार प्रमोट करती है अपनी योजनाओं के जरिए, उनको प्रोत्साहित भी करती है। अब कुछ जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है ग्रामीण पर्यटन पे। मैं 1-2 उदाहरण जरूर दूंगा आपको। जैसे पौड़ी में एक जगह है सामुड़ा जी, मोती बाग करके, तो वहाँ एक विद्यादत्त शर्मा जी हैं। वो बरसों से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वो एक पूरे गांव में उन्होंने अपना जो है एक बाग बनाया है वहाँ, और उन्हें खेती करते हैं वहाँ। उन्होंने एक होम स्टे मोती बाग बनाया है। वो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं रहते, लेकिन वहाँ लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा सा है। ऐसे ही मैं आपको बागेश्वर के पास एक जो है एक होम स्टे बहुत 90s के दौर में बनाया था, वो सुनार कोट कोई जगह है, वहाँ पे उन लोगों ने बनाया है द रोज करके होम स्टे है। तो वो सब बहुत अच्छा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ा रहे हैं। जिस टाइम ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा नहीं थी, वो तब से उसको चला रहे हैं। तो जीवन लाल वर्मा उनका नाम। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे पास हैं जो हम लोगों ने घूमते देखे, जो बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। कुछ हमारे पर्यटन के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अपने अपने स्वरोजगार के तहत छोटी छोटी जगहों पे होम स्टे बना रहे हैं। अभी वेलनेस की बात हो रही है, वेलनेस कर रहे हैं। अभी मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको। यहाँ टिहरी में चंबा के पास ही एक रुद्राक्ष रिट्रीट करके है, वो महेश तिवारी जी हैं। वो बहुत अच्छा वेलनेस सेंटर था ना, हाई क्वालिटी का वेलनेस सेंटर चला रहे हैं। तो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं और उत्तराखंड की उन चीजों की अनुभूतियां कर रहे हैं। तो इसमें ये बहुत सकारात्मक चीजें हैं जो हो रही हैं और सरकार की को प्रोत्साहित कर रही है। छोटे लोकल बिजनेसेस भी होते हैं रूरल एरियाज में या शहरों में, उस टूरिज्म से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं ये छोटे लोकल बिजनेसेस? भारत सरकार इस पर बहुत काम कर रही है ना, जो वो जो कहते हैं कि स्थानीय के लिए जो है मुकर हों, और ये जो उसको वोकल फॉर लोकल है, ये सारे इसीलिए हैं। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी शायद 13 जिले 13 उत्पाद करके कुछ करा है। तो लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं और इनको आगे बढ़ाने की जरिए, इनको जो जिसे हम स्मारिका विक्रय केंद्र कहते हैं, सोवेनियर शॉप्स कहते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि लोग आजकल स्थानीय उत्पादों के प्रति लोग का मोह बढ़ा है और ये उद्योग काफी तेजी से बढ़ भी रहा है और काफी लोग इसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं। लोकल उत्पाद भी बढ़ रहे हैं। मुनस्यारी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उत्तरकाशी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, चमोली में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जिन जैसे बद्रीनाथ में माणा गांव में खूब अच्छे से लोग काम करते हैं लोकल उत्पादों को। हरसिल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, डुंडा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये स्थानीय लेवल पे बहुत अच्छे से ये जो उद्योग हैं वो विकसित हो रहे हैं। सरकार भी इनको प्रमोट कर रही है और ये खुद भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत संभावना है और ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। आज के टाइम में उत्तराखंड टूरिज्म का सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कि क्या है? और कैरिंग कैपेसिटी को ठीक करना। ये अव्यवस्थित हो रहा है। मतलब कहीं एक जगह बहुत भीड़ है और कहीं खाली है। तो एग्जाम्पल दीजिए। जैसे 4 धाम यात्रा में अचानक आपने देखा होगा जी, केदारनाथ वाली घाटी पूरी भरी पड़ी, भीड़ रहती है। हाँ,
और बद्रीनाथ में भी भीड़, मतलब इसके अलावा बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा भी पूरे उत्तराखंड में बहुत से धार्मिक तीर्थ स्थल है। तो वो अचानक हुई, जैसे नीम करौली जी का अचानक हो गया, वहाँ बहुत नैनीताल में हो क्या, जी 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 हाँ जी, जैसे जागेश्वर। तो ये क्या है कि हम लोगों में फिर वही हो गया, हम लोग जो है ना एक तरफ चले जा रहे हैं जी। तो ये दो तरह से होगा, एक व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी और एक व्यवस्था जो आ रहे हैं उनको भी अपने हिसाब से। जैसे आप देखिए वीकेंड में बस मार पड़ी हुई है, वीकेंड जैसे ही होता है तो आप रिस्के से आगे क्रॉस नहीं कर सकते, जैसी छुट्टियां होती तो थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ लग जाती है, यहाँ से बस बीके से आपने, हाँ कई लोग जो होटल्स बुकते हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जी 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 सही। अब उनके उसके बाद वो नकारात्मक बातें प्रसारित होने लगती हैं तो उसको उसके हाँ तो लोग फिर बड़े कहते हैं अरे साहब वहां तो जाना ही नहीं है, फिर कहते हैं यहाँ कभी मत आना, कुछ लोग ऐसे भी कहने लगते हैं, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको भी थोड़ा प्लानिंग व्यवस्था सरकार को भी करनी है, स्थानीय प्रशासन को भी करनी है और व्यवस्था स्वयं को भी करनी है। यानी जो हम लोग आ रहे हैं वो प्लानिंग ऐसे करें कि देखें भाई सैटरडे संडे वीकेंड में बहुत ज्यादा भीड़ है तो हम थोड़ा अपना समय निकाल के कि वीकेंड की जगह वीकडेज में आ जाएं, या फिर कुछ इस तरह से प्लान करें कि देखेंगे यार अभी यहाँ बहुत भीड़ है तो हम इसको, जिसको सीजनलिटी ब्रेक कहते हैं ना, हम अब तो राउंड द ईयर लोग आ रहे हैं तो पहले जानकारी, क्या ऐसा भी नहीं है कि जानकारी प्राप्त नहीं है, आजकल तो जानकारी लेने के लिए सब है, केवल हम एक ना चले कि हमें जाना है तो हमारा स्थानों का चयन होगा, हम किस समय स्थान और उसकी कैपेसिटी को देख के अपनी व्यवस्था करें। आने वाले आगंतुक भी, पर्यटक भी, श्रद्धालु भी और सरकार भी उसी तरह से व्यवस्था करे। हम आंकड़े जरूरत होती है, आंकड़े आय बढ़ाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन आंकड़ों पे को थोड़ा सा रोक करके हम क्वालिटी की तरफ भी जाएं, हम अनुशासन की तरफ भी जाएं और हम फिर वही बात कहूंगा कि सैर सली। तो आपको क्या लगता है ये हमारे पे स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा जिसको बोलते हैं केओस, जिसको बोलते हैं कि इतना केओटिक हो जाता है टूरिज्म हमारे यहाँ, जैसे ओवर क्राउडिंग, जैसे एक मेजर चीज हो गई कि अभी आपने केदारनाथ बोला, जैसे ओवर क्राउडिंग है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए कि एक जगह, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और कि बर्फ पड़ी है पहाड़ों पे, जैसे लोगों को पता चला कि बर्फ पड़ी है, लोग नीचे से ऊपर चले गए कि बर्फ देख के आते हैं, तो उस सिचुएशन में ओवर क्राउडिंग हो जाती है, उस चीज को कैसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व? बर्फ पूरे हिमालय में पड़ती है, पूरी ऊंचाई वाले, बर्फ केवल मसूरी में नहीं पड़ती। जी मैं आपको एग्जांपल, जी जी ये तो अब ये हमारा भी काम है, सरकार का भी काम है कि बर्फ देखनी है तो केवल मसूरी में नहीं देखना है, आप पौड़ी चले जाओ, आप लैंसडाउन चले जाओ, आप चक्रोता चले जाओ, आप मुंशियारी चले जाओ, आपके पास इतनी बड़ी रेंज होनी चाहिए कि वो सारे टूरिस्ट फैल जाए। बर्फ तो बर्फ ही देखनी है, तो मसूरी में ही क्यों बर्फ देखनी है? जब जो आसपास के हैं तो फिर मसूरी जाएंगे ना, जो अगर जो उनको पास पड़ेगा वो तो वहीं जाएंगे। वो ठीक है मसूरी यहाँ के, लेकिन जैसे दिल्ली है, दिल्ली से अब तो वो एक्सप्रेस वे बन गया, 3-3.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे दिल्ली, तो उसको नहीं, वो उसको फिर संतुलित करने की भी जरूरत है कि नहीं साहब आप इतने कैरिंग कैपेसिटी का कभी ना कभी तो ध्यान रखिएगा ना, कि आप ऐसा तो नहीं कि ठीक है अब दिल्ली सबसे नजदीक है तो फिर यहीं सब चले जाएं। यही इसी वजह से तो हाल खराब हो जाता है, शिमला का हाल खराब हो जाता है, मनाली का हाल खराब हो जाता है, नैनीताल का हाल खराब हो जाता है, मसूरी का हाल खराब हो जाता है। तो यही है ना कि आप अरबी सुविधा भोगी है ना, उसे तो अपनी सुविधा है, जो मैं आपसे कह ही रहा हूँ, आपने भी वही कहा कि साहब जो नजदीक होगा तो वही जाएगा। अभी देहरादून में ही अगर बर्फ पड़ गई, देहरादून में हम रहते हैं और हमको पता है कि मसूरी में बर्फ पड़ी है, चक्रोता में भी पड़ी है और थोड़ी एक दो देवल छाड़ी में भी पड़ी, तो हम जरूरी है मसूरी जाएं, हम देवलधारी चले जाएं। हमें पता है कि सबसे ज्यादा भीड़ तो मसूरी धनोल्टी में हो रही है, तो जरूरी है जहाँ पे ज्यादा भीड़ हो रही है आप बर्फ देखिए, बर्फ देखने के लिए और भी स्थान हो, आप चंबा इस रास्ते से न जाए, वो सब ये सूचनाओं को भी लेना, सूचनाओं की जानकारी सरकार को भी लेनी है और जो भ्रमण करा है उसको भी लेनी है, उस तरह से उसको प्लान करना। प्लान एक तरफा नहीं होगा, प्लान सरकार भी करे और आप अपना हम भी प्लान करें। क्लाइमेट चेंज को लेके आपका क्या ओपिनियन है कि मतलब वो उसका इफेक्ट टूरिज्म पे क्या है, नेगेटिवली हो रहा है, पॉजिटिवली हो रहा है, और मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये अच्छी चीज है, हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज का फर्क तो पड़ेगा ही ना। मैं सोचता हूँ कि मैं गर्मियों में पहाड़ों में आऊँ, मुझे ठंडा मिले, तो मुझे ठंडा नहीं मिलेगा फिर पूरी गर्मी। पर सर्वेश जी ये तो फैक्ट बहुत ही दुखद चीज है कि एक टाइम पे देहरादून में भी राजपुर तक बर्फ पड़ती थी, अब मसूरी में बर्फ पड़ना बंद हो गई है ग्लोबल। हाँ, तो अब ये क्लाइमेट चेंज ये तो हमारा
कहना चाहिए कि दुर्भाग्य यानी है कि हमने पेड़ काट दी, हमने पानी की नहरें बंद हो गई, तो उसका फिर गई, उसका हमें पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा और उसका फर्क पड़ ही रहा है। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा। इसलिए जो इन्वायरमेंट में जो काम करते हैं लोगों की चिंता भी है कि हम अपने जल स्रोतों को नहीं बचा पा रहे हैं, हम अपने पेड़ों को काट दे रहे हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हमें विकास चाहिए और हम इस विकास की में इतने मतलब उसको कहीं पे नियंत्रित तो करना है ना, हमें कोई नियंत्रण नहीं है। हम विकास को इतनी बस सोचते हैं कि ये हो जाए, सुविधा 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 में थोड़ा सा अगर कहीं इस प्रकृति को बचाने के लिए थोड़ी बहुत आप हम सबको असुविधा भी हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और तब जाके हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जो बोल रहे हैं ये पूरा जल जंगल जमीन जो बचने की बात है कभी संभव हो पाए। कल्चर टूरिज्म का उत्तराखंड में आपको क्या लगता है कि हर स्टेट का एक अपना कल्चर होता है, इम्पोर्टेंस होती है, लोगों को दिखाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए। कल्चर टूरिज्म का उत्तराखंड में कितना इम्पोर्टेंस लगता है आपको? उत्तराखंड का सांस्कृतिक धरोहर जी पूरे विश्व के लिए रिसर्च शोध के साथ साथ एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के जो लोक संगीत है, यहाँ के गीत हैं, यहाँ के जो नृत्य हैं, यहाँ के जो पहनावा है वो बहुत, और उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो गाथाएं हैं वो जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पांडव लीलाएं हैं, यहाँ पांडवों के गीत गाए जाते हैं, यहाँ भगवान को जागृत करने जागर गीत गाए जाते हैं, और यहाँ पर यहाँ के जो प्रकृति के से संदर्भित गीत हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं। तो यहाँ का जो संगीत है वो मधुर है, यहाँ के जो शब्द हैं वो लोगों को भाव प्रदान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ का जो सांस्कृतिक पर्यटन है, जिसे आप सांस्कृतिक पर्यटन कह रहे हैं, सांस्कृतिक समृद्धि कह रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे से लोग काम भी कर रहे हैं, उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, और उन चीज़ों को जानने के लिए लोग यहाँ पे आते भी हैं। तो सांस्कृतिक पर्यटन की तो यहाँ पे संभावना है ही है। जो मैंने पहले कहा था कि यहाँ आस्था अध्यात्म का पर्यटन है, कि यहाँ सांस्कृतिक का पर्यटन भी है। यहाँ नंदा राज जैसी यात्राएं भी होती हैं। यहाँ पे जल को पूजा जाता है, जल को संरक्षित, उसके जल के गीत होते हैं। या गंगा को माँ कहा जाता है, उसकी गीत होते हैं। पर्यावरण से और प्रकृति से और पूजा से, इन तीनों का जो समन्वय यहाँ मिलता है। तो यही यहाँ की संस्कृति ही यहाँ के पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण काम कर सकते। कुछ नई जगह जिसको मिल जाती है ना, और सोशल मीडिया पे कोई डाल देता है तो सारे वहीं पे लग जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, और जब हम वो वहाँ पे जाते हैं उसको गंदा कर देते हैं। आपके हिसाब से उत्तराखंड में अंडररेटेड या जो लोग ज़्यादा जानते नहीं हो, ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे लोगों को, इसलिए टूरिज्म के भाव से नहीं, पर एक बार अपने लाइफ में जाना बहुत ज़रूरी है कि आपको लगता है कि यहाँ उत्तराखंड में ये ज़्यादा लोग जानते नहीं है, उससे उनकी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसी 3-4 जगह कौन सी आपको लगती हैं जो बहुत ही अंडररेटेड है, जहाँ लोग ज़्यादा जानते नहीं है, पता ना हो? स्वामी विवेकानंद पथ पे जाइए जी, जो मैं आपको स्वामी विवेकानंद पथ की बात कर रहा हूँ। आप मायावती जाइए, आप देवलदार जाइए, आप जो है पहाड़ पानी जाइए, आप मोरनोला जाइए। ये जगह शायद आपने सुनी भी नहीं होगी। ये जगह जहाँ जहाँ विवेकानंद जी गए, उन निर्जन स्थलों को आप देखेंगे, वहाँ अनुभूति होगी। वो इसीलिए हम इन पर्यटन सर्किट्स की बात कर रहे हैं कि विवेकानंद जी किन किन स्थानों से उस जमाने में कितने कठिन दौर से पदयात्राएं करते हुए निकले। आज हम ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, आज हम माउंटेनियरिंग की बात कर रहे हैं। हम उन स्थानों पे कहाँ जा पा रहे हैं? आप काकड़ी घाट में जाइए, आप कसार देवी में जाइए, आप जाइए वहाँ। आप जो हैं टैगोर टॉप पे जाइए, आप मुक्तेश्वर तो खूब जा रहे हैं, टैगोर टॉप में जाइए। तो इस तरह के आप गांधी जी जहाँ गए, आप रानी खेत जरूर जाते हैं, आप ताड़ी खेत जाइए। तो आप इन ये स्थान है जहाँ लोगों को अनुभूतियां प्राप्त हुई हैं, जहाँ महानुभाव लोग गए हैं, महापुरुष लोग गए हैं, जहाँ उन्होंने कुछ सृजन किया है। वो स्थान है जहाँ हिमालय आपको जागृत करता है। वहाँ आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप वहाँ दर्शन करेंगे। इसलिए हिमालय जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है ना कि वो जगह को देखते हैं, वहाँ हर कोई जाना चाहता है। वो प्रदर्शन के लिए जा रहा है, आप दर्शन के लिए जाइए। हिमालय के दर्शन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप चौकोड़ी से पंजाचूली देख रहे हैं तो आपको वहाँ का कुछ और अलग ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप पौड़ी से हिमालय की श्रृंखलाएं देख रहे हैं, वहाँ कुछ और ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप बैजनाथ जा रहे हैं तो आप इस तरह के आप ग्वालदम जा रहे हैं। ये कम लोग यहाँ इतना ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोक गाथाओं को पढ़िए। वो जिन गाथाओं और कथाओं से जुड़ी जगह हैं, उन जगहों को तलाशिए।
कि पांडव वहां गए तो क्यों गए, आप केदारनाथ, उसका हिस्ट्री है। हाँ आप बूढ़ा केदार जाइए, आप केदारनाथ तो जाइए, आप बूढ़ा केदार नहीं गए होंगे तो बूढ़ा केदार जाइए। आप देखिए हर जगह दर्शन की जगह है, हर जगह महत्वपूर्ण है। जी। आप जो है बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आप बैराज कुंड में नहीं गए, जहाँ जो है जहाँ बैराज कुंड का अपना महत्व है कि बैराज कुंड में रावण ने जो है भगवान शिव के लिए अपने पूरे शीशों को नवा दिया। आप अच्छा, ये इस तरह की स्टोरीज है, तो आप जब ऐसी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आप जाएंगे, जब आप बहुत जरूरी है कि आप मतलब मेरी फैमिली में हाँ नहीं है तो आप ये देखेंगे कि फला जगह पे फला हर स्थान की एक स्टोरी है, ठीक है ना। आप ऊखी मठ जाएंगे, आप चंद्रशिला जाएंगे, तो जो पॉपुलर हो रहा है आप तो उधर जा रहे हैं, लेकिन कहानियों को देखिएगा, कहानी को ढूंढिए, कहानी को तलाशिए, वो जगह, वो कहानियां, वो गाथाएं, वो कथाएं आपको उन स्थानों पर अपने आप पहुंचा देंगी जो खास हैं, जो महत्वपूर्ण। आजकल डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया आ गया हर जगह। आपके हिसाब से सोशल मीडिया का ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है टूरिज्म पे, उत्तराखंड टूरिज्म पे नहीं, मैं जनरली ऐसे बोल रहा हूँ, मैं आपको ग्लोबली हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि सोशल मीडिया जो है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ है टूरिज्म पे या नेगेटिव हुआ है? ये दोनों पक्ष इसमें है। पॉजिटिव ज्यादा हुआ है, पॉजिटिव होता है, लोग एक चीज़ों को जानते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली होते हैं, लेकिन उसको अगर गलत तरीके से, वही व्यवहार की जो बात करें, अगर उसको सलीके से प्रस्तुत नहीं किया वो उल्टा हो जाता है, जो होता नहीं है वो भी वो उसको लोग समझ बैठते हैं। तो इसलिए इसमें दोनों पक्ष हैं, इसमें फायदे भी बहुत है, नुकसान भी काफी होते हैं। और जो सोशल मीडिया का काम ज्यादातर, जो मुझे लगता है, जब प्रदर्शन हो जाता है ना तो उससे डिस्टर्बेंस हो जाती है। एडवर्टाइज जब करते हैं, हाँ, जब उसका केवल प्रदर्शन होता है, उसका कोई मकसद नहीं होता, उसके अंदर जो है कोई भाव नहीं होते। भाव होने चाहिए ना, उसके अंदर कोई संदेश होना चाहिए। आपका सोशल मीडिया संदेश होना चाहिए। सोशल मीडिया कोई बात कहे, अगर हमने कह दिया कि तुंगनाथ में जो है इतने लोग जा रहे हैं और उसको गंदा कर रहे हैं और आप अपील कर रहे हैं कि आप नहीं करेंगे, तो ये इसका अच्छे प्रभाव तो होंगे। तो कहेंगे यार कितना खराब वहाँ पे हो गया। आप गंगा के तटों पे देख रहे हैं कि लोग जो हैं उसको जल क्रीड़ा का और अटकेलियाँ कर रहे हैं, वहाँ पूरा पोल्यूशन कर रहे हैं। आप उसमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है, उसका अच्छा ही परिणाम जाएगा। तो इसके दोनों पक्ष हैं, और इसलिए ये प्रदर्शन और दर्शन वाले जो भाव है ना, ये भी सोशल मीडिया को रखना चाहिए कि उसके साथ संदेश के साथ और पॉजिटिविटी के साथ उसको आगे बढ़ाने की जरूरत। जाते जाते लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, एज इंडिविजुअल्स, एज ट्रैवलर्स, हम उत्तराखंड टूरिज्म को बढ़िया और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? एज हमने सिविक सेंस की बात करी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, एज पीपल फ्रॉम द स्टेट हम क्या कर सकते हैं उसको अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए? हमको क्या करना है, हमको जो डेस्टिनेशन की व्यवस्था है उस व्यवस्था में अपना सहयोग देना है। यहाँ के नागरिक होने के नाते हमें हर गंतव्य को उसकी सुव्यवस्था के लिए उसमें सहयोग देना है, उसमें अच्छा समन्वय करना है, हमें सरकार के साथ सहयोग भी करना है जी। हमें जो पर्यटक आ रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है और उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा भी करनी है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें रोकना भी है। तो ये कुल मिला के हमारा जो सामाजिक दायित्व है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदार पर्यटक की भूमिका हुई या जिम्मेदार पर्यटन उद्यमी की भूमिका होगी, उसको हमें भी करना है, दूसरों से भी कराना है, और उसमें अगर कुछ सख्ती भी करनी है वो भी करना है, अनुरोध भी करना है। तो ये एक सामूहिक प्रयास ही होगा और हमको पूरी तरह से अपने स्टेट को सैर सलीका पर केंद्रित करना पड़ेगा। इसको सैर सपाटा का गंतव्य तो कतई नहीं बनाना है। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी और नई चीज़ें उनको पता भी लगी होंगी उत्तराखंड के बारे में, टूरिज्म के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। हम इस पृथ्वी पे एक सैलानी की तरह आए हैं, हमारी जीवन भी एक यात्रा है, वो एक सलीके की यात्रा होती है तो हमारा जीवन सफल होता है। और जब हम एज ए ट्रैवलर के रूप में किन्हीं पर्यटन स्थलों पे जाते हैं तो भी हम सलीके से जाएं। तो हम यही कामना करते हैं कि हम एक सैर सलीके की यात्री के रूप में अपनी जीवन यात्रा भी करें और जो व्यवहार की यात्रा है उसे भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर्वेश जी।